हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पेपर 2 इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 5 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 6ठा लेक्चर वीडियो है एंड हम लोग हर क्वेश्चन बहुत डिटेल में सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि पिछले जो 15 क्वेश्चन है वो हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है, ठीक। और ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा हेडफोन लगा के इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी कम हो सकती है, तो हेडफोन लगा के इस वीडियो लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्लुटचिक इज द नेम ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट, ये बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। तो पूछा जा रहा है कि इनके अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी इमोशन, इनके हिसाब से कौन सा सेकेंडरी इमोशन नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, डिस्ट्रस्ट, हॉस्पिटैलिटी, फियर एंड इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस फेमस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सेकेंडरी इमोशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन साइकोलॉजिस्ट ने इमोशंस के बारे में, ठीक है, क्या बताया है, अगर वो पता होगा तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे प्लुटचिक, तो इन्होंने क्लासिफाई किया था इमोशंस को, जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के इमोशनल रिस्पॉन्सेज है, इन्होंने उसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। और इन्होंने एक व्हील क्रिएट की थी, एक चक्री कह लीजिए इमोशंस की क्रिएट की थी, जो बहुत फेमस, जिसको कहा जाता है प्लुटचिक मॉडल या प्लुटचिक व्हील कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक व्हील थी और उसमें इन्होंने 8 जो ह्यूमन, अभी मैं कौन कौन से इमोशन है वो सब बताऊंगी, तो ये व्हील थी, मैंने ढंग से बनाई नहीं है, बट इसमें 8 ऐसे करके सेक्शन थे, तो इसे कहा गया कि प्लुटचिक व्हील या प्लुटचिक मॉडल इसको कहा गया। तो इन्होंने ह्यूमन के जो 8 बेसिक प्राइमरी जो इमोशंस है उसको क्लासिफाई किया था। और इन्होंने कहा था देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ इमोशन, ये जो इमोशन है इनकी 2 कैटेगरी है, ये जो इमोशन है इनकी 2 कैटेगरी है। एक होता है प्राइमरी इमोशन, यहाँ पे सेकेंडरी इमोशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही बताती हूँ, तो देखिएगा आप खुद ही आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि इमोशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब होता है बेसिक, पहला, ठीक है। तो प्राइमरी इमोशन मतलब पर्सन का पहला रिएक्शन क्या होता है टुवर्ड द एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है। बाहरी कुछ भी हुआ, एक्सटर्नल इवेंट हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुली है, तो पर्सन का जो पहला रिएक्शन होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इमोशन, ठीक। और ये जो इमोशन है बहुत लंबा नहीं रहता, इट डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ठीक है। और प्राइमरी इमोशन में इन्होंने बताया था कि 8 इमोशंस होते हैं, प्राइमरी इमोशन में 8 इमोशन होते हैं। क्या क्या है, एक है एंगर, ठीक है, एक है फियर, एक है सैडनेस, ठीक है, सैडनेस, एक है डिस्गस्ट, मैं इस इनिशियल लिख रही हूं केवल, डिस्गस्ट, सरप्राइज, एंटीसिपेशन, ट्रस्ट एंड जॉय। तो इन्होंने कहा था कि प्राइमरी में 4 इमोशंस आते हैं, और ये क्या होता है, पर्सन का सबसे पहला रिएक्शन, या तो पर्सन तुरंत एंगर हो जाएगा, गुस्सा आएगा, या फियर होगा, या सैड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन। फिर उसके बाद बात आती है कि सेकेंडरी इमोशन क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी इमोशन मतलब कि वो इमोशन, ठीक है, इमोशन जो किसका रिएक्शन हो, प्राइमरी, ये जो प्राइमरी इमोशन है इसके वजह से जो इमोशन आए, दैट इज सेकेंडरी इमोशन, ठीक है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद ही तो सेकेंडरी आता है, तो सेकेंडरी इमोशन क्या है, वो इमोशन विच आर द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी इमोशन, प्राइमरी इमोशन की वजह से जो इमोशन आए उसको कहते हैं सेकेंडरी इमोशन, ठीक है। एंड ये जो सेकेंडरी इमोशन है ये बहुत लंबा रहता है, सेकेंडरी इमोशन क्या होता है, बहुत लंबा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे डिस्ट्रस्ट, विश्वास ही उठ गया, ठीक है, जो पर्सन है उसने कुछ ऐसा कर दिया कि अब हमेशा के लिए विश्वास ही उठ गया, तो ये क्या है, सेकेंडरी इमोशन, ठीक है। इनसिक्योरिटी,
इनसिक्योरिटी, मतलब प्राइमरी इमोशन शायद हो सकता है फियर, कुछ ऐसा डर लगा कि हमेशा के लिए हम क्या हो गए, इनसिक्योर हो गए, तो इनसिक्योरिटी, हमेशा के लिए इनसिक्योरिटी हो गई, तो ये क्या है, सेकेंडरी इमोशन। गिल्टी फील हुई, कभी हमें एंगर आया, गुस्सा हो गए, ठीक है, तो हमेशा के लिए हमें गिल्टी फील हुई, या शर्म आई कि हम क्यों गुस्सा हो गए थे उस समय, या फ्रस्ट्रेशन हुई, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी इमोशन। हॉस्पिटैलिटी, दिस इज सेकेंडरी इमोशन, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि प्राइमरी इमोशन क्या है, सेकेंडरी इमोशन क्या है। तो अब आप बता सकते हैं कि इनमें से प्राइमरी इमोशन कौन सा नहीं है। तो डिस्ट्रस्ट यानी विश्वास ही उठ गया, हमेशा के लिए विश्वास उठ गया, तो ये क्या है, सेकेंडरी इमोशन। इनसिक्योरिटी यानी शायद जो प्राइमरी इमोशन था वो था फियर, जिसकी वजह से हमेशा के लिए हम क्या हो गए, हमें ऐसा डर लगा कि हम हमेशा के लिए इनसिक्योर हो गए, तो ये सेकेंडरी इमोशन। हॉस्पिटैलिटी यानी पिछले बार हमारा इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था, इतना हमने जॉय किया था, इतना एंजॉय किया था वहां पे कि मतलब ये पता चलता है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म सेकेंडरी इमोशन। तो ये तीनों तो सेकेंडरी इमोशन है, लेकिन जो फियर है, जो डर है ना, वो क्या है, प्राइमरी इमोशन। किसी चीज को देख करके डर गए, तुरंत फर्स्ट रिएक्शन है ना, तो दिस इज प्राइमरी रिएक्शन। तो यानी आंसर यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन बी है फियर, वो क्या है, प्राइमरी इमोशन, ठीक, दिस इज नॉट सेकेंडरी इमोशन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच मार्केट फॉर्म, यानी कौन सा मार्केट फॉर्म्स है, कौन सा मार्केट फॉर्म है विच लीड टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट देन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा मार्केट फॉर्म है, ठीक है। हम जानते हैं, वैसे एक बात कहूं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, ये उससे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर का फॉर्म है जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कौन सा मार्केट फॉर्म है जिसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं, आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देती हूँ। तो एक वीडियो है मेरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे एक वीडियो है जिसमें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के 4 फॉर्म्स होते हैं और वही 4 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से हैं, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं मार्केट के। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा फॉर्म है जिसमें प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे बहुत ध्यान होता है और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज पे ध्यान दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार चारों ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मैंने फीचर्स वगैरह बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मोनोपोलिस्टिक में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं। ये जो मोनोपोलिस्टिक है इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं और वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बार मैं ऐसा करती हूँ, स्क्रीन क्लियर करती हूँ, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट, ठीक है। इनके प्रोडक्ट सिमिलर टाइप के होते हैं लेकिन होमोजीनियस नहीं होते, एक जैसे एकदम नहीं होते हैं। उनकी कह लीजिए उनकी स्टाइल, उनकी इमेज, उनका कलर, प्राइस, ये सब अलग होता है, ठीक है। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जैसे क्लोथिंग हुआ, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हुआ, ठीक है, कोई केयर प्रोडक्ट, जैसे नहीं एफएमसीजी के कोई प्रोडक्ट, तो ये सब किस में आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है, सिमिलर प्रोडक्ट, सब तेल बना रहे हैं, सब साबुन बना रहे हैं, लेकिन सबकी स्टाइल अलग है, कलर अलग है, फ्लेवर अलग है, ठीक है। तो ये आता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। अगला क्या है, मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल, यहाँ पे क्या है, वन सेलर, केवल एक सेलर है, ठीक है। पूरा प्राइस कंट्रोल इनके हाथ में है। मेनी बायर बट वन सेलर, ठीक है, प्राइस कंट्रोल इनके हाथ में। और सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, हमारा रेलवे मोनोपोली का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक। अगला क्या है, ओलिगोपोली। तो वर्ड जो है ओलिगो, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है फ्यू यानी कुछ। तो यहाँ पे ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे क्या है, फ्यू सेलर्स है एंड मेनी बायर, बहुत सारे बायर हैं। और ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन,
नॉन मतलब काफी हद तक सब्सटेंशियली नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। यहाँ पे जो सेलर्स है वो कैसे compete करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने की, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो कॉम्पिटिटर से और ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक फर्म का जो रिएक्शन है वो दूसरी फर्म को इफेक्ट डालता है, ठीक है। एक फर्म ने अगर अपनी प्राइस कम की तो वो उसका इफेक्ट दूसरी फर्म पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओलिगोपोली मार्केट होती है। जैसे एग्जांपल है मीडिया इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सब ओलिगोपोली में, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, टेक्नोलॉजी जो चेंज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, मेनी बायर मेनी सेलर, बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर होते हैं इसमें। और यहाँ पे कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जो है वो प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, हमारा जो सब्जी मार्केट है। आप इसका वैसे तो देखिए कोई भी मार्केट परफेक्ट मार्केट नहीं होती है, लेकिन परफेक्ट मार्केट के मतलब कह लीजिए नियर बाई में आता है आपका जो बेसिक जो वेजिटेबल मंडी मार्केट होता है ना, वो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ना दैट इज होमोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक फीचर ये भी है कि यहाँ का प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये आप एक सब्जी मार्केट जो होता है मंडी, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होती है वो प्राइस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के बेस पे ऑटोमेटिक प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एंड जो वेजिटेबल मंडी है इसका एग्जांपल है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं और कोई भी इंडिविजुअल प्राइस को इफेक्ट नहीं डाल सकता है, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे कौन सा मार्केट फॉर्म है जहां पे मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है, तो वो है ओलिगोपोली मार्केट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपनी स्ट्राइव टू स्टॉक पाइल इंटरनली जनरेटेड कैश। यानी कोई कंपनी स्ट्राइव कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो स्टॉक पाइल यानी भंडार इकट्ठा कर ले, इंटरनली जनरेटेड कैश, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी कैश जनरेट हो रहा है उसको अगर कंपनी क्या कर रही है, उसको भंडार कर रही है, इकट्ठा कर रही है, तो उससे जो कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको फाइनेंशियल फ्लोट कहा जाता है, फाइनेंशियल स्लैक कहा जाता है, रिजर्व फ्लोट कहा जाता है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको इन चारों टर्म के बारे में पता होगा, ठीक। तो वही तरीका फॉलो करते हैं, आपको मैं इन चारों टर्म के बारे में बताती हूँ, फिर आप ही आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जो फ्लोट, ये जो फाइनेंशियल फ्लोट है ना, ये बताती हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है फ्लोट, फाइनेंस में इसका क्या मतलब होता है, फ्लोट मतलब क्या है। तो फ्लोट मतलब होता है डबल, और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इस फ्लोट पे, तो जान लीजिए फ्लोट मतलब क्या होता है, डबल काउंटेड मनी, यानी वो पैसा जो डबल काउंट हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और वो रीजन क्या हो सकते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्लोट मतलब फिलहाल क्या है, चाहे वो रिजर्व फ्लोट हो, फाइनेंशियल फ्लोट हो, फ्लोट मतलब वो पैसा जो डबल काउंट हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। तो ये जो फाइनेंशियल फ्लोट है या जो रिजर्व फ्लोट है, ये बेसिकली क्या होता है, ये टर्म यूज होता है जब कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन कह लीजिए किसी सम ऑफ मनी को, किसी पैसे को, सम ऑफ मनी को एक से ज्यादा बार अकाउंट कर ले या काउंट कर ले, ठीक है, मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार काउंट करे, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोट, इसको फ्लोट कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो है एक साथ दो अकाउंट में साइमल्टेनियसली दिख रहा हो, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लोट। और ये अधिकतर कहां पे होता है, ये होता है बैंकिंग सिस्टम में, बिकॉज ऑफ टाइम लैग, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, बिकॉज ऑफ टाइम लैग, टाइम गैप, सॉरी, बिकॉज ऑफ टाइम गैप जो है, जो पैसा है वो दो अकाउंट में साइमल्टेनियसली कभी कभार दिखता है, ठीक है, तो दैट इज फ्लोट, इसको फ्लोट कहते हैं, ठीक। तो इसकी बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है, ठीक है, क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं है, तो यानी ए और डी तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, तो मैं आपको इन बचे हुए दो ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ठीक है, और उसी के साथ आज का क्विज एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और उसी के साथ आज का क्विज भी पूछूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे पहले क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, इंट्रिंसिक वैल्यू
ऑफ स्टॉक माइनस मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एमओएस जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड इट्स मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, ये तो एक डिफिनीशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मैंने एक और डिफिनीशन आपको पढ़ाई है, कहां पे पढ़ाई है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब मैं ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा रही थी तो वहां पे टर्म आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और बहुत डिटेल में मैंने ग्राफ के साथ आपको पढ़ाया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द अदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला क्या है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज का क्विज है। तो यहाँ पे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भी बात नहीं हो रही है, तो यानी सी भी आंसर नहीं है, ए तो और डी तो है ही नहीं, तो यानी आंसर क्या है, बी। ठीक, बट बी के बारे में आपको बता भी दे रही हूं, बट हमारा ए सी डी है नहीं आंसर, तो इसका मतलब बी है आंसर। तो बी क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो एक मिनट, यहाँ पे कैश रिजर्व पूछा जा रहा है ना, तो कैश रिजर्व होता क्या है वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, कैश रिजर्व क्या है, वो कैश, चाहे कोई इंडिविजुअल चाहे कोई कंपनी अपने पास वो कैश जो रखती है ताकि अगर कोई इमरजेंसी वगैरह आए तो उसकी फंडिंग कर सके। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व, इसको कैश रिजर्व कहते हैं। ठीक, अब इसमें फाइनेंशियल स्लैक क्या होता है, ये जो टर्म है फाइनेंशियल स्लैक, ये क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्लैक वो एक्स्ट्रा मनी होता है जो कंपनी अपने पास मेंटेन करती है, इकट्ठा करती है, ताकि अगर कभी सपोज करिए डाउन टर्न आए सेल में, ठीक है, जो सेल है उसमें डाउन टर्न आए या रेवेन्यू कम हो, प्रॉफिट कम हो, तो उस केस में, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में कंपनी उस पैसे को यूज कर सके। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्लैक मतलब फाइनेंशियल सेविंग, कंपनी की सेविंग्स होती है जो कंपनी इकट्ठा करती है ताकि बुरे समय में कंपनी उसको यूज कर सके, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्लैक। और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे फिर आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे फाइनेंशियल स्लैक की बात हो रही है, कंपनी जो इकट्ठा करती है इंटरनली जनरेटेड कैश को, और कैश रिजर्व जो मेंटेन करती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्लैक। ठीक, तो समझ में आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अब इसके आगे हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, और इसके साथ ही मेरे चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों को। ठीक है, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करिए। ठीक है, इससे बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में और डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन। राइट, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।